प्यारे बच्चों, मैं सैम सर आपके लिए लेके आया हूँ एक नया वीडियो। और ये जो मेरा नया वीडियो है ये चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणियाँ की प्रश्नावली 5.2 पर है। और ये वीडियो 2 पार्ट में है, तो ये पहला पार्ट है। तो सबसे पहले मैं आपको इस प्रश्नावली शुरू करने से पहले याद रखने के लिए सूत्र है वो बताने जा रहा हूँ, जो कि आपको याद होना चाहिए। और वो जो सूत्र है वो है, अगर nवा पद आपने निकालना है जिसको हम an भी कहते हैं या tn भी कहते हैं, तो an या tn एक ही बात है। तो an और tn का मतलब है nवा पद। तो nवा पद निकालने के लिए हमारे पास जो सूत्र है वो है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और जहाँ पर a जो होती है, a पहला पद है और d आपको पता है d इसमें सार्वंतर होता है। तो an और tn एक ही बात है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। टर्म n, tn मतलब टर्म n या nवा पद। तो an और tn जहाँ भी आएगा तो आपको ये पहले ही पता होना चाहिए कि an और tn का मतलब एक ही है। अब जैसे a1 अगर हमने निकालना हो तो a1 निकालने के लिए हम n का मान 1 रख लेते हैं। तो यहाँ पर भी n का मान जैसे ही हम 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो a1 और t1 मतलब a के बराबर आएगा। तो इसीलिए जो पहला पद होता है वो a होता है। वैसे ही दूसरा पद, जो दूसरा पद है उसमें n का मान हम 2 रख लेते हैं इस सूत्र में। तो जैसे ही n का मान 2 रखेंगे तो ये a2 हो जाएगा, ये t2 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 में से जब आप 1 माइनस करोगे तो आपके पास सिर्फ 1 रह जाएगा। तो आपके पास a2 आ जाएगा t2 के बराबर। और a2 और t2 एक ही बात है, तो वो a प्लस t के बराबर आ जाएगा। वैसे ही a3 जब n का मान आप 3 रखोगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 में से 1 गया 2। तो t3 का जो मान आएगा या a3 का जो मान आएगा वो a जमा 2d आएगा। इसी तरह से आप सोचिए कि अगर t26 अगर आपने निकालना होगा तो उसका मान कितना होगा। तो t26 अगर मान लो आपने 26वां पद निकालना है तो उसका मान कितना होगा। तो 26वां पद अगर आप देख रहे हैं, पहला पद आया a, दूसरा पद a प्लस टी, तीसरा पद a प्लस 2d। तो 26वां पद क्या आएगा? 26वां पद आएगा a प्लस 25d। तो आपको d को एक कम करना है। तो ये सूत्र आपको पहले ही याद होना चाहिए इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले। और साथ में एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, t3 का मान आप t2 में d जोड़ करके भी निकाल सकते हो। तो t3 a जमा 2d तो होता ही है। t3 निकालने के लिए हम पिछले पद में अगर d जोड़ दें तब भी अगला पद आपका आ जाएगा। तो उसी तरह से t26 अगर हमने निकालना हो और अगर हमें t25 पता होगा, 25वां पद पता होगा, तो 25वें पद में d जोड़ दीजिए तो आपका 26वां पद आ जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर जो t3 है, इस t3 को हम t2 से भी निकाल सकते हैं। t3 किसके बराबर आएगा? t3 आएगा t2 जमा d के बराबर। तो ये जो सूत्र है ये आपको पता होने चाहिए। तो हमें, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कोई भी पद है उसको निकालने के 2 तरीके हैं। एक तो ये सूत्र विधि, और दूसरा अगर आपको उससे पिछला पद पता होगा तो पिछले पद में d जोड़ दीजिए, आपका अगला पद निकल जाएगा। अब चलते हैं हम पहले प्रश्न पे। तो पहला प्रश्न जैसे दिया है कि सारणी दी है, इसमें a का मान दिया है, d का मान, n और an 4 टेबल दिए हैं। इसमें से 3 चीज़ें दी है और चौथी चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमें क्या निकालना है? an निकालना है। तो ये जितने भी प्रश्न हैं, 5 प्रश्न, इन 5 प्रश्न को करने के लिए हमें जो सूत्र लगाना है वो है an का सूत्र या tn का सूत्र। तो आपको पता है कि जो an होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
तो यहाँ पर आप पहले टेबल पे आप देखिए a कितना है 7, तो a की जगह आप 7 पुट कर लीजिए। d कितना है 3, तो d की जगह 3 पुट कर लीजिए। n कितना है 8, तो n की जगह 8 पुट कर लीजिए। और इसको हम अपने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 7 जमा 8 में से 1 गया 7, 7 गुणा 3 कितने होते हैं 21। तो जैसे ही आप इससे गुणा करोगे तो 21 आ जाएगा। 21 में 7 जोड़ दिए, आपके पास आ जाएगा 28। तो इस तरह से तो जो an का जो आपका मान आएगा वो आएगा 28। वैसे ही अब आप दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। तो दूसरे प्रश्न में देखिए आपको d कैलकुलेट करना है, d का मान निकालना है। तो सूत्र तो यही रहेगा। तो an का मान हमने 0 पुट कर दिया क्योंकि इसमें an कितना है 0, और a का मान -18 पुट कर दिया, n का मान 10 पुट कर दिया, d हमको इसमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इस समीकरण को जब हम हल करेंगे, अब आप देख सकते हैं 10 में से 1 गया 9, तो 9d रह जाएगा यहाँ पर। -18 को दूसरी तरफ ले गए तो जमा का 18 हो जाएगा, तो 9d आ जाएगा 18 के बराबर। और d आ जाएगा 18/9, और 18/9 कितना होता है 2। तो अतः यहाँ पर आपके पास खाली स्थान में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। वैसे ही तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। तो तीसरे प्रश्न में आपको a कैलकुलेट करना है। तो सूत्र तो आप वही लगाएंगे। तो an की जगह -5 ले लिया, a हमें कैलकुलेट करना है। n का मान आपके पास 18 है और d का मान आपके पास -3 है। तो ये सभी मान हमने पुट कर लिए। अब आप देख सकते हैं कि 18 में से 1 रह गया 17। 17 को जब आप -3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा -51। तो हमारे पास रह गया -5 बराबर है a-51। अब इस -51 को आप जब बराबर के दूसरी तरफ ले जाओगे तो ये जमा का हो जाएगा, और 51 में से 5 रह जाएंगे तो रह जाएगा 46। तो इसलिए a का मान आपके पास 46 आ जाएगा। तो अतः इस टेबल पे आपके पास क्या आ जाएगा, 46, 46। वैसे ही आप चौथे प्रश्न पे चलते हैं। तो चौथे प्रश्न में आपको क्या निकालना है, n निकालना है। तो सूत्र तो हम यही लगाएंगे। तो यहाँ पर मान भर देंगे सबके। तो आपने an का मान 3.6 ले लिया, a का मान -18.9 दिया है जैसे इसमें, और वैसे ही n का मान हमें निकालना है, और d का मान दिया है इसमें 2.5। अब आप देख सकते हैं ये जो -18.9 है, इसको जब आप इस तरफ ले जाओगे तो ये बन जाएगा 22.5, क्योंकि ये प्लस का बन जाएगा, जमा का बन जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 22.5, और इस तरफ रह जाएगा आपके पास n-1 गुणा 2.5। अब आप इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे आप देख सकते हैं कि n-1 कितना आ जाएगा आपके पास, इस 2.5, क्योंकि यहाँ पर गुणा हो रहा है, दूसरी तरफ जाके भाग हो जाएगा। तो 22.5 से 2.5 को भाग किया तो आपके पास रह जाएगा 9, और -1 को जब इस तरफ ले जाएंगे आप तो जमा का 1 हो जाएगा, तो n का मान आ जाएगा आपके पास 10। तो इस तरह से हमने n का मान इसमें निकाल दिया है। तो इसमें n का मान आपके पास आ जाएगा 10। वैसे ही इसका पांचवा भाग। तो पांचवें भाग में आप देख सकते हैं कि इसमें an आपको निकालना है। तो आप सीधे an का सूत्र लगा देंगे और जो मान है वो पुट कर देंगे। जैसे a का मान 3.5 आपने पुट कर दिया, और d का मान 0 पुट कर दिया, और n का मान 105 पुट कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि जब इसको 0 से गुणा करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। तो आपके पास an सिर्फ बच जाएगा 3.5। तो अतः इसका जो उत्तर आएगा यहाँ पर ये आएगा 3.5। तो इस तरीके से हमने पहले सवाल को कर लिया है। अब चलते हैं हम अगले सवाल पे। तो जो अगला सवाल है इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने बताना है कि सही उत्तर कौन सा है। तो जैसे आपके पास यहाँ पर एक एपी दी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी दी है, उसका आपने 30वां पद निकालना है। तो 30वां पद निकालने का मतलब है आपको T30 निकालना है या A30 निकालना है। T30 और A30 एक ही बात है। तो हम दोबारा से वही वाला सूत्र लगाएंगे। तो अब हमें दिया क्या है वो देखना है हमें। तो आप देख सकते हैं इसमें कि हमारे पास
पहले तो सूत्र लगाएंगे, ए एन बराबर है ए जमा एन माइनस 1 गुणा डी। अब जो चीज़ें दी है, जैसे ए इसमें है 10, डी आप इनमें से किसी को भी माइनस करके निकाल सकते हो, चाहे आप 4 में से 7 को माइनस करो, चाहे 7 में से 10 को माइनस करो, तो डी आपके पास आ गया -3। और तीसवा पद क्योंकि हमने निकालना है, इसीलिए n हमारे पास आ जाएगा 30 के बराबर। तो इस सूत्र में ये सारी वैल्यू पुट कर लें तो हमारे पास जो a 30 है वो आ जाएगा 10 जमा 30 माइनस 1 गुणा -3, क्योंकि a हमने 10 ले लिया, d हमारे पास -3 है और n 30 है। अब 30 में से 1 चला गया, रहते हैं 29, और 29 गुणा -3 होते हैं -87। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 87, और 10 में से 87 आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा -77। तो इसका मतलब इसमें से ये वाली जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, बाकी ये 3 ऑप्शंस गलत है। अब वैसे ही चलते हैं हम दूसरे भाग पे। तो ये दूसरा भाग है, तो यहाँ पर भी हमने 11वां पद निकालना है, तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि a इसमें -3 दिया है। d की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 2 में से -1/2 माइनस करेंगे, तो 2 जमा 1/2, और 2 जमा 1/2 मतलब 2.5, 2.5 का मतलब है 5/2। तो d हमारे पास आ जाएगा 5/2, और क्योंकि 11वां पद निकालना है तो n का मान आ जाएगा 11। अब हम इस सूत्र में ये तीनों वैल्यूज रखेंगे तो हमारे पास a11 आ जाएगा -3 प्लस 11 माइनस 1 गुणा 5/2। अब आप देख सकते हैं 11 में से 1 गया, रह गए 10, तो 10 जो है वो 2 से भाग हो जाएगा, 2 पंजे 10 आ जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा -3 जमा 10 गुणा 5/2। अब आप देख सकते हैं 2 से 10 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, और 5 को जब 5 से गुणा किया तो आ जाएगा 25, तो ये आ जाएगा -3 जमा 25, और आपको पता है 25 में से 3 गए तो रह जाते हैं 22। तो इसका मतलब ये जो बी ऑप्शन है इसमें वो सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो जो अगला प्रश्न है इसमें दिया है, ये खाली डब्बे जो है ये आपको भरने हैं, मतलब बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो आप देख सकते हैं ये जो समांतर श्रेणी है इसमें ये जो सेकंड टर्म है, दूसरा पद है, ये हमें नहीं दिया है, तो हमें इसमें दूसरा पद निकालना है। तो इस क्वेश्चन में हमें दूसरा पद निकालना है, और हमें दिया क्या है, पहला पद दिया है तो इसका मतलब a 2 के बराबर है, तीसरा पद दिया है मतलब t3 हमारे पास 26 के बराबर दिया है, और हमें निकालना क्या है t2, इसलिए मैंने यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है t2 पर। तो हमें t2 बेसिकली इसमें निकालना है। तो जो चीज़ हमें दी है पहले उसी से शुरुआत करते हैं। हमें दिया है t3 26 के बराबर, और आपको पता है कि t3 किसके बराबर होता है, a + 2d के बराबर। तो t3 की जगह हम 26 लिख देंगे, a की जगह 2, और d तो हमें कैलकुलेट पहले करना पड़ेगा। तो पहले हमें d कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि a और d दोनों का मान पता होगा तभी हम t2 की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो 26 आ गया 2 जमा 2d के बराबर। अब आप क्या करेंगे, इस 2 को इस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और 26 में से 2 रह जाएंगे तो रह जाएगा 24, तो 2d आ जाएगा 24 के बराबर, और d आ जाएगा 24/2, और 24/2 आपको पता है d होता है 24/2 होता है 12। अब आपके पास a और d का मान निकल गया है, तो अब आप t2 आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो t2 होता है a जमा d के बराबर, और आप a और d दोनों का मान पुट कर लीजिए, a 2 है और d 12 है, तो 2 और 12 कितने हो जाएंगे, 14। इसका मतलब ये जो आपका ये जो डब्बा है यहाँ पर जो अंक आएगा वो आएगा 14। वैसे ही चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। अब आप इसमें देख सकते हैं t2 आपके पास दिया है 13, और t4 दिया है आपके पास 3। a भी आपको कैलकुलेट करना है, और t3 मतलब तीसरा पद भी आपको कैलकुलेट करना है। जब भी आपके पास कोई 2 पद दिए हों तो उन 2 पदों से आपके पास 2 समीकरण बन जाएंगे, और उन 2 समीकरणों से आप a और d का मान निकाल सकते हैं। जैसे ही आपके पास a और d का मान निकल गया, आप t3 को आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ दी है उसी को हम लिखते हैं। तो t2 बराबर है a जमा d,
और ये किसके बराबर दिया है, 13 के बराबर। वैसे ही T4 होता है a जमा 3d के बराबर, तो ये दिया है 3 के बराबर। अब आपने क्या करना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है, क्योंकि समीकरण 2 से अगर आप 1 को घटाएंगे विलोपन हो जाएगा a का विलोपन हो जाएगा, तो उससे d का मान आपका निकल जाएगा। तो 2 में से 1 को माइनस कर लीजिए, समीकरण 2 में से 1 को, तो आपके पास जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर चिन्ह बदल जाएंगे, यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह, और यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह आ जाएगा। a से a कट जाएगा, 3d में से 1d रह जाएगा 2d, और 3 में से 13 माइनस किए तो आपके पास रह जाएगा -10। तो इस तरह से विलोपन विधि से आपके पास d का मान आ जाएगा -5, क्योंकि -10/2 होता है -5 के बराबर। तो इसको आप जरूरी नहीं है विलोपन विधि से करें, इसको आप प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हैं। जैसे समीकरण में आपने पढ़ा होगा कि प्रतिस्थापन विधि होती है, विलोपन विधि होती है। तो 2 समीकरण है, आपको किसी भी तरीके से आप इसको हल करें तो d का मान इसमें आ गया -5। अब a का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो वैल्यू है d की -5, इसको हमें पुट करना पड़ेगा किसी एक समीकरण में। तो जो आसान सा समीकरण है उसमें पुट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे एक जो समीकरण है ये सिंपल सा समीकरण है, तो d का मान हम क्या करते हैं, 1 में रख देते हैं। तो d का मान जब हम 1 में रख देंगे तो एक समीकरण क्या कहता है, a जमा d बराबर है 13, तो a जमा d की जगह हमने -5 ले लिया, तो a जमा -5 बराबर है 13। अब आप -5 को उस तरफ ले जाइए तो ये जमा का हो जाएगा, तो a आ जाएगा आपके पास 13 जमा 5, और 13 जमा 5 कितने होते हैं, 18। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा, इसमें T3 रह गया था करना, तो T3 आपके पास आ जाएगा a जमा 2d, और a का मान आपके पास 18 है और d का मान -5 है। 2 गुणा -5 -10 हो जाएंगे, और 18 में से 10 माइनस कर दिया आपके पास 8 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने a भी कैलकुलेट कर लिया और T3 भी कैलकुलेट कर लिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब अगला प्रश्न इसी का तीसरे का जो तीसरा और चौथा भाग है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये आपको क्या क्या दिया है, a दिया है और T4 दिया है, और आपको T2 और T3 कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब आपके पास जबकि T4 दिया है तो इसी से हम शुरुआत करेंगे, और उससे आप d का मान निकाल लेंगे, क्योंकि a का मान आपको पहले ही पता है, और जब a और d दोनों का मान पता चल गया तो आप किसी भी पद को निकाल सकते हैं। तो T4 हमें दिया है 9 से ही 1/2, तो T4 कितना होता है, a जमा 3d, तो a जमा 3d आ गया 9 से ही 1/2 के बराबर। अब आप इसमें a का मान भर लीजिए, तो आ जाएगा 5 जमा 3d बराबर है 9 से ही 1/2। इस 5 को आप दूसरी तरफ ले जाइए, तो 9.5 में से 5 माइनस रह गए, तो आपके पास बच जाएगा 4.5, या 9.5 को आप सिंपल जो साधारण भिन्न है उसमें बदल दीजिए, तो 9 दूने 18 और 1 19/2 माइनस 5, क्योंकि 5 दूसरी तरफ चला गया। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपके पास 3d आ जाएगा 19 माइनस 10/2, और 19 में से 10 माइनस किए रह जाएगा 9/2। अब 3 क्योंकि यहाँ पर गुणा हो रहा है, इसको दूसरी तरफ ले जाइए, तो आपके पास d आ जाएगा 9/2, 3 भाग हो जाएगा जब 9 से, तो रह जाएगा 3, तो d आपके पास आ गया 3/2। तो अब आपको a का मान भी पता है, d का मान भी पता है, तो a और d जब दोनों का मान आपको पता है, d का मान भी पता है, a का मान भी पता है, तो आप T2 और T3 आराम से निकाल सकते हो। तो T2 आपके पास आ जाएगा a जमा d, तो a का मान पुट कर दिया और d का मान पुट कर दिया। अब यहाँ पर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 5 दूने 10 हो जाएगा, 10 और 3 13, तो T2 आ गया आपके पास 13/2। वैसे ही T3 निकालने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो T3 हम a+2d करके निकाल लें, या T3 हम T2 में d जोड़ के भी निकाल सकते हैं। तो मैं T2 में d जोड़ के T3 की वैल्यू निकाल रहा हूँ, आप a जमा 2d करके भी T3 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो T2 हमारे पास है 13/2 और d है 3/2,
इनके हर समान है तो अंश जुड़ जाएंगे। 13 और 3 16/2 और 16 को 2 से भाग कर दिया तो आपके पास आ जाएगा 8। अब चलते हैं इसके चौथे भाग पे। तो चौथे भाग में आप देख सकते हैं कि इसमें a दिया है और T6 दिया है, 1 2 3 4 5 6, तो T6 दिया है और a दिया है। तो इस पिछले प्रश्न की तरह ही है ये भी, और इसमें आपको T2 T3 T4 और T5 निकालना है। तो a क्योंकि आपके पास दिया है, आपको बेसिकली क्या निकालना है, d निकालना है। जब a और d दोनों आपको पता होंगे तो आप किसी भी पद को आराम से निकाल सकते हैं। तो जो चीज़ आपको दी है आप उसी से शुरुआत करते हैं। तो T6 दिया है तो T6 से आप शुरुआत करते हैं। तो T6 बराबर है a जमा 5d, और ये किसके बराबर दिया है, 6 के बराबर। अब इसमें a का मान आप पुट कर लीजिए इस T6 की वैल्यू में, तो आपके पास आ जाएगा a जमा 5d बराबर है 6, और a का मान पुट करके आ जाएगा -4 जमा 5d बराबर है 6। अब आप क्या करोगे, इस -4 को दूसरी तरफ ले जाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 5d आ जाएगा आपके पास 10 के बराबर, और d आ जाएगा 10/5 मतलब 2 के बराबर। अब a और d दोनों आपको पता चल चुके हैं, तो अब आप T2 T3 T4 T5 सभी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो T2 होता है a जमा d, तो a और d को आपस में जमा कर लीजिए तो आपके पास आ जाएगा -2। T3 जो है वो T2 में d ऐड कर लीजिए तो आ जाएगा -2 जमा 2 मतलब 0। T4 T3 में d ऐड कर लीजिए तो आपके पास आ जाएगा 0 जमा 2 बराबर है 2, और T5 T4 में d ऐड कर लीजिए तो आपके पास आ जाएगा 4। इस तरह से हमने T2 T3 T4 और T5 आराम से कैलकुलेट कर लीजिए। अब चलते हैं इसी के पांचवें भाग पे, तीसरे प्रश्न के। अब इसमें आप देख सकते हो कि इसमें आपको दिया है T2 और T6। तो T2 और T6 दिया है, ना आपके पास A है ना D है, पर एक समीकरण आपका T2 से बनेगा, एक समीकरण T6 से बनेगा। उन दोनों समीकरणों से A और D का मान आप निकाल पाओगे, और जैसे ही आपको A और D का मान पता चल गया, आप आराम से कोई भी पद निकाल सकते हो। तो हमें दिया है T2 38 और T6 दिया है -22। A और D का मान निकालना है, और T3 और T4 और T5 भी आपको निकालना है। तो पहले जो T2 38 दिया है, इससे आपका समीकरण पहला बन जाएगा a + d बराबर है 38। वैसे ही T6 जो -22 दिया है, इससे आपका दूसरा समीकरण बन जाएगा। अब वही दो समीकरण 2 में से आपको समीकरण 1 को माइनस करना है, तो विलोपन हो जाएगा, यहाँ पर चिन्ह बदल जाएंगे इनके, और चिन्ह बदलने के बाद a से a कैंसिल हो जाएगा। 5d में से 1d रह जाएगा 4d, और -22 और -38 ये होते हैं 60। तो इसका मतलब आपके पास आ जाएगा 4d बराबर है -60। 4 क्योंकि यहाँ पर गुणा हो रहा है, दूसरी तरफ जाके भाग हो जाएगा, तो d आ जाएगा -60/4 मतलब -15। तो इस तरीके से हमने d कैलकुलेट कर लिया। अब d का मान आपने समीकरण 1 में रखना है, क्योंकि समीकरण 1 ज़्यादा आसान है। तो d का मान जब आप समीकरण 1 में रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा a + -15 बराबर है 38। अब आप ये जो -15 है इसको दूसरी तरफ ले जाइए तो ये प्लस हो जाएगा, तो a आपके पास आ जाएगा 53। तो a और d दोनों का मान अब आपने निकाल दिया है। अब आप कोई भी पद निकाल सकते हो। तो T3 आपके पास आ जाएगा T2 + d, तो T2 आपके पास 38 है, तो 38 में आप d ऐड कर लीजिए तो आपके पास आ जाएगा 23। वैसे ही T4 जो है आपका वो आ जाएगा T3 जमा d मतलब 23 में 15 ऐड कर ली -15 ऐड कर लीजिए तो आ जाएगा 8। वैसे ही T5 T4 जमा d के बराबर होगा, तो 8 में -15 ऐड कर लीजिए तो रह जाएगा -7। तो इस तरीके से हमने इस तीसरे प्रश्न को पूरा किया है। अब चलते हैं हम चौथे प्रश्न पे। तो जो चौथा प्रश्न है वो है कि कोई AP दी है आपके पास, इसका कौन सा पद 78 है ये आपको बताना है। तो कौन सा पद 78 है का मतलब है आपको निकालना है n।
तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको जो निकालना है वो है n। a आपको दिया है, क्योंकि आप देख सकते हो कि पहला पद दिया है, a है 3। d आप आराम से निकाल पाओगे इनको माइनस करके। तो a और d दिया है, आपको निकालना है n निकालना है। तो आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो पहले तो जो आपके पास दिया है वो लिखते हैं। तो a आपके पास 3 दिया है, d के लिए आप किसी भी दो को माइनस कर लीजिए, 8 में से 3 को माइनस कर लीजिए, 13 में से 8 को माइनस कर लीजिए, तो d आ गया आपके पास 5। और माना AP का nवां पद 78 है, और यहाँ पर साथ में आपको an 78 दिया हुआ है, क्योंकि nवां पद आपको दिया है वो है 78। तो आपको कौन सा पद है ये आपको निकालना है, तो मतलब आपको n निकालना है। तो आप वही सूत्र लगाओगे जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि an का सूत्र आपको लगाना है। तो an होता है a जमा n माइनस 1 गुणा d, और आप इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए। an आपको 78 दिया है, a 3 दिया है, और d जो है वो 5 दिया है। तो आप वैल्यू पुट कर लीजिए, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो है 3 जमा n माइनस 1 गुणा 5 बराबर है 78। an और d का मान इसमें पुट कर दिया। अब आप देख सकते हो कि ये जो 3 है इसको आप दूसरी तरफ ले जाइए, तो 78 में से 3 रह जाएंगे तो रह जाएंगे 75। तो आपके पास बच जाएगा n माइनस 1 गुणा 5 बराबर है 75। 5 यहाँ पर गुणा हो रहा है, दूसरी तरफ जाके भाग हो जाएगा। तो 75 में 5 को भाग कर दिया तो रह जाएगा 15। तो n माइनस 1 आ गया 15। अब यहाँ पर माइनस 1 है, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो n आपके पास आ जाएगा 16। तो इसका मतलब n का मान हमने निकाल दिया। तो अतः AP जो है ये जो आपको दी है, इसका 16वां पद 78 है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? तो कितने पद है का मतलब है कि आपको क्या निकालना है, n निकालना है। तो बेसिकली ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। तो पहले प्रश्न पे चलते हैं। तो यहाँ पर a आप देख सकते हैं, a 7 दिया है। d निकालने के लिए आप किन्हीं दो को माइनस कर लीजिए। तो इनको माइनस कर लिया तो रह गया आपके पास 6। और हम मान लेते हैं कि इसमें n पद है, और an आपके पास जो nवां पद है वो कितना दिया है, 205 दिया है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, an का सूत्र लगाना है। तो an का सूत्र क्या है, a प्लस n माइनस 1 गुणा d। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए। आप देख सकते हैं कि an जो है वो 205 के बराबर है। यह आप इस सूत्र को उल्टा करके लिख दिया, तो a प्लस n माइनस 1 d बराबर है an की जगह आपने लिख दिया 205। अब आप वैल्यूज पुट कर लीजिए। a की जगह 7 ले लीजिए, आपके पास d की जगह 6 ले लीजिए, और an तो आपने 205 ले लिया है। अब आपने क्या करना है, इस 7 को दूसरी तरफ ले जाइए, तो ये माइनस हो जाएगा। 205 में से 7 माइनस कर लिए तो आपके पास रह जाएगा 198, यहाँ बराबर नहीं आएगा। और 205 में से क्योंकि 7 माइनस की 198 रह गया। 6 यहाँ पर गुणा हो रहा है, दूसरी तरफ जाके भाग हो जाएगा, और 198 को जब आप 6 से भाग करोगे तो आ जाएगा 33। अब माइनस 1 को दूसरी तरफ ले जाइए तो n आ जाएगा आपके पास 34। तो अतः ये जो पहली समांतर श्रेणी है इसमें कितने पद हैं, इसमें 34 पद हैं। वैसे ही इसके दूसरे भाग पे जाते हैं। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं a 18 है, और d को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या कर लीजिए, किसी को भी माइनस कर लीजिए। 15.5 में से 18 को माइनस कर लीजिए तो आपके पास बच जाएगा -2.5 या -5/2। तो आपके पास d है -5/2। तो माना समांतर श्रेणी में n पद है, तो इसमें भी आपको n ही निकालना है। तो an इसमें कितना है वो दिया है -47। तो अब आपने सूत्र लगाना है an बराबर a जमा n माइनस 1 गुणा d का। an आपको दिया है, तो a जमा n माइनस 1 गुणा d किसके बराबर है, -47 के बराबर है। अब आप a और d का मान पुट कर लीजिए जो आपको दिया है। तो a आपके पास 18 आ जाएगा,
डी आपके पास -5/2 आ जाएगा, ये -47 के बराबर है। इस 18 को दूसरी तरफ ले जाइए तो ये माइनस हो जाएगा, -47 और -18 हो जाएंगे -65। अब -5/2 क्योंकि यहाँ पर गुणा हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो n-1 आपके पास आ जाएगा -65 गुणा -2/5। अब 5 से 65 कट जाएगा, 13 पंजे होते हैं 65, और -13 को जब आप -2 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 26। तो इसका मतलब n-1 26 के बराबर आ जाएगा, और -1 को दूसरी तरफ ले जाइए, n आपके पास 27 आ जाएगा। अतः समांतर श्रेणी में 27 पद है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्या AP, एक आपको AP दी है, इसका एक पद -150 है, क्यों? तो हमने बताना है कि क्या इसका कोई पद -150 है, अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो हम पहले मान लेते हैं कि इसका nवां पद -150 है, हम इसको मान लेते हैं। तो हमने n का मान निकालना है, और इसमें आप देख सकते हैं a 11 है और d 8 - 11 मतलब -3 है, और an आपके पास -150 है। तो हमने AP का nवां पद -150 मान लिया। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ये देखा जाए तो an हमारे पास है -150। तो आपने वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूले में। तो an आपको पता है a जमा n-1 गुणा d होता है। अब आपने वैल्यू पुट करनी है, तो a जमा n-1 गुणा d -150 के बराबर है। अब इसमें a और d का मान हम पुट कर लेंगे, तो a आपको पता है 11 है और d -3 है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, जैसे आप देख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, ये जो 11 है इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और -150 और -111 हो जाएंगे -161। -3 यहाँ पर गुणा हो रहा है, दूसरी तरफ जाके भाग हो जाएगा। तो n-1 आ जाएगा -161 बटा -3, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा 161/3, और n आ जाएगा 161/3 जमा 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 164/3, और ये आ गया 54 सही 2/3। तो आप देख रहे हैं कि n जो है उसका जो मान है वो 54 सही 2/3 आ रहा है, जबकि n का मान आपका कैसा आना चाहिए, संख्या हो सकती है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ठीक है। तो संख्या जो है उसका जो मान है वो 1 2 3 4 आ सकता है, 54 भी आ सकता है, 55 भी आ सकता है, पर 54 सही 2/3 नहीं आ सकता, जो कि एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो ये 54 सही 2/3 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसीलिए जो -150 है दी गई AP का पद नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपको क्या निकालना है, 31वां पद निकालना है। आपको दिया क्या है, 11वां पद और 16वां पद। तो बेसिकली आपके पास जो T11 है वो 38 दिया है, T16 है वो 73 दिया है, और T31 आपको कैलकुलेट करना है। तो आप देख सकते हैं जब आपके पास ये जो दो चीज़ें दी है, दो पद दिए हैं, इनसे दो समीकरण बन जाएंगे। इन दो समीकरणों से आप A और D का मान ज्ञात कर पाएंगे, और जैसे ही आपका A और D का मान आपने ज्ञात कर लिया, आपका T31 बड़े आराम से निकल जाएगा। तो जो आपके पास दिया है उसी से आपका पहला समीकरण बन जाएगा। तो A + 10D = 38, ये आपको दिया था, T11 दिया था, तो इसी से आपका पहला समीकरण बन गया। वैसे ही T16 73 दिया है, तो A = 15D आ जाएगा आपके पास 73, ये दूसरा समीकरण बन जाएगा। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को आप माइनस करोगे तो D का मान निकल जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विलोपन हो जाएगा, इनके चिन्ह बदल जाएंगे, और चिन्ह बदलने के बाद A से A कैंसिल हो जाएगा। 15D में से 10D माइनस किया तो रह जाएगा 5D, और 73 में से 38 माइनस कर लिए तो आपके पास बच जाएगा 35। अब 5 यहाँ पर क्योंकि गुणा हो रहा है, दूसरी तरफ जाके भाग हो जाएगा, तो D आ जाएगा 35/5, जो कि होता है 7 के बराबर। अब इस D का मान आप समीकरण 1 में रख देंगे,
तो समीकरण 1 में d का मान रख देंगे तो आपके पास बन जाएगा a जमा 10 गुणा 7 बराबर है 38। अब 10 सत्ते होते हैं 70 और 70 को आप दूसरी तरफ ले जाइए तो वो माइनस का हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 38 माइनस 70 और 38 में से 70 माइनस किए तो आपके पास रह जाएगा माइनस 32। अब क्योंकि आपने a और d दोनों का मान निकाल दिया है, अब आप आराम से T31 कैलकुलेट कर सकते हो। तो T31 जो आएगा वो आ जाएगा a प्लस 30d, और a का मान आपने माइनस 32 ले लिया और 30 को d से गुणा कर लिया, मतलब 7 से गुणा कर दिया। अब 30 सत्ते होते हैं 210 और 210 में से 32 को माइनस करेंगे तो आपके पास उत्तर 178 आ जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अतः एपी का जो 31वां पद है वो 178 है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो आप इसमें देख सकते हैं, इसमें n आपको दिया हुआ है कि एपी में कितने पद हैं, 50 पद है। तीसरा पद आपको दिया हुआ है, तीसरा पद है 12। अंतिम पद आपको दिया है, अंतिम पद है 106 और आपको क्या निकालना है, 29वां पद निकालना है। तो जो चीज़ आपको दी है पहले वही लेते हैं। तो यहाँ आपको दिया है n 50 के बराबर है, T3 12 के बराबर है और T50 106 के बराबर है, और हमने ज्ञात क्या करना है, T29। तो जो चीज़ दी है उसी से चलते हैं। आप देख रहे हो कि यहाँ पर T3 और T50 दिया है, इससे आपके दो समीकरण बन जाएंगे। उन दोनों समीकरणों से आपके a और d का मान निकल जाएगा, और a, d और n का मान जब आपको पता है तो आप 29वां पद आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। तो दिया है T3 बराबर है 12, तो a जमा 2d बराबर है 12, तो ये पहला समीकरण बन जाएगा। वैसे ही आपको दिया है T50 106, तो इसका मतलब a जमा 49d बराबर 106, ये आपका दूसरा समीकरण बन जाएगा। अब वैसे ही समीकरण 2 में से आपको समीकरण 1 को माइनस करना है। तो माइनस करने के बाद a से a का विलोपन हो जाएगा, 49 में से 2 माइनस हो गए, रह गए 47d, और 106 में से 12 माइनस हो गए तो रहेगा 94। तो 47d आ जाएगा आपके पास 94 के बराबर। और d जो है 47, क्योंकि यहाँ गुणा हो रहा है तो उस तरफ जाके भाग हो जाएगा, तो d आ जाएगा 94/47 जो कि 2 के बराबर होता है। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 में d का मान रखेंगे तो a का मान आपका निकल जाएगा। तो a जमा 2 गुणा 2 बराबर है 12। अब 2 दूने होते हैं 4, और 12 में से आप 4 को माइनस कर लीजिए तो रह जाएगा 8, तो a आपके पास आ जाएगा 8 के बराबर। अब आपको a और d दोनों पता है तो आप T29 आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो T29 आ जाएगा आपके पास a प्लस 28d। तो ये 8 है और d 2 है। अब 28 दूने होते हैं 56, 56 में 8 जोड़ दिए 64 आपका उत्तर आ जाएगा। तो इसीलिए जो AP का 29वां पद है वो 64 है। अब 9वां प्रश्न, यदि किसी AP के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो कौन सा पद का मतलब है आपको n निकालना है। तो आपको जो चीज़ दी है वो है T3 और T9। तो आपको दिया है T3 4 के बराबर है, T9 -8 के बराबर है। तो आप, और साथ में आपको जो AN या TN है वो 0 भी दिया है, क्योंकि कौन सा पद शून्य होगा आपको कहा गया है। तो हमें ज्ञात करना है n किसके लिए, जहाँ पर TN 0 के बराबर हो। तो आप देख सकते हैं ये जो दो चीज़ें आपको दी है, इससे दो समीकरण बनेंगे, उनसे a और d का मान आप ज्ञात कर सकते हो। और a और d का मान ज्ञात करने के बाद आपको Tn 0 पुट करना है, उससे आपको n का मान ज्ञात हो जाएगा। तो हम जो चीज़ दी है उसी को लिखते हैं। तो T3 आपको दिया है, तो T3 आपके पास 4 है, तो इसका मतलब a जमा 2d आपके पास 4 है, ये पहला समीकरण बन गया। T9 -8 है, तो a जमा 8d बराबर है -8, ये आपका दूसरा समीकरण बन गया। अब वैसे ही जैसे अभी तक करते आए हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस कर लीजिए। a से a कट जाएगा, 8d में से 2d रह गए 6d, और -8 और -4 हो जाएंगे -12, तो 6d आ जाएगा -12।
और d आ जाएगा -12/6 मतलब -2। अब इसी d का मान हम समीकरण 1 में पुट करते हैं तो उससे आपके पास आ जाएगा a जमा 2 गुणा -2 बराबर है 4 और 2 दूने होते हैं 4 -4 और जब इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे प्लस का बन जाएगा तो a आपके पास 8 के बराबर आ जाएगा। अब a और d दोनों आपको पता है। अब आपने क्या करना है, tn को 0 पुट करना है, इससे आपके n का मान आ जाएगा। तो इसलिए tn बराबर है 0 में मान रखने पर तो tn कितना होता है, a जमा n-1 गुणा d, ये 0 के बराबर है। अब आप सारी वैल्यूज पुट कर लीजिए, a का मान 8 ले लीजिए, n-1 d का मान -2 ले लीजिए बराबर है 0। अब आप 8 को दूसरी तरफ ले जाइए तो 8 माइनस का हो जाएगा तो n-1 गुणा -2 बराबर है -8 और -8 को जब -2 से भाग करेंगे तो आपके पास बच जाएगा 4 क्योंकि -8 बटा -2 होता है 4 और -1 को आप दूसरी तरफ ले जाइए तो n आपके पास आ जाएगा 5। तो अतः ये जो AP है इसका पांचवा जो पद होगा वो 0 होगा। वैसे ही अगला प्रश्न, किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो सारवंतर का मतलब है आपको D इसमें ज्ञात करना है। तो जो चीज आपको दी है, जैसे 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, इसका मतलब T 17 जो है आपका वो T 10 से 7 अधिक है। तो इसका मतलब है कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं। तो पहले तो हम मान लेते हैं कि पहला पद A है तथा सारवंतर D है। तो जो चीज आपको दी है कि T 17 जो है वो T 10 से 7 अधिक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, T 17 बराबर है T 17 अधिक है T 10 से 7, तो मतलब T 17 बराबर है T 10 जमा 7। यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर लीजिए T 17 की। तो T 17 होता है a जमा 16D, T 10 a जमा 9D जमा 7। अब आप देख सकते हैं कि ये जो समीकरण है a से a कट जाएगा, 9D को दूसरी तरफ ले जाएंगे आप तो 16D में से 9D रह गए 7D, तो 7D 7 के बराबर आ गया और 7 यहाँ पर भाग हो जाएगा तो D आ जाएगा आपके पास 1 के बराबर। तो यही तो हमने निकालना था सारवंतर। तो अतः इस जो AP का जो सारवंतर है वो 1 है। तो इसी के साथ मेरा ये जो फर्स्ट पार्ट है वीडियो का वो लगभग ख़त्म होता है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल समीरू ठाकुर को सर्च कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए ताकि आपको नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर लिखें। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू।